नमस्कार, पोल पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। पिछले दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा की खूब चर्चा हुई। राहुल गांधी जगह जगह जाकर लोगों को संदेश दे रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, ओबीसी को लेकर लगातार चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हो चुकी है। उसके बाद कांग्रेस ने कई बातें कही है, कई गारंटीज की बात कही है और इसे लेकर ही आज हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। और मेरे साथ रोजाना की तरह हैं अरुण चौबे सर, इंडिया.com के संपादक हैं। तो सर, आज की जो हमारी चर्चा है वो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सर कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या निष्कर्ष रहा और जो राहुल गांधी जिस प्रकार की 5 गारंटियों की बात, 25 गारंटियों की बात कांग्रेस कर रही है, तो उसका कितना महत्व या वो कितना प्रभावित करेगा चुनाव में सर? देखिए, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी ने शुरू किया, जो आप कह सकते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से उन्होंने साउथ इंडिया से लेके जो है उत्तर भारत तक जो है की दूरी कवर की थी, उसके बाद में पूर्व से लेके पश्चिम तक ये उस यात्रा का दूसरा चरण आप कह सकते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने मणिपुर से थौबाल एक जगह है, वहाँ से 14 जनवरी को ये यात्रा शुरू की। उस समय मणिपुर जल रहा था। मणिपुर उसके पहले से, मणिपुर में अभी भी आप देख रहे हैं कि वायलेंस जारी है। वहाँ की स्थितियाँ जो हैं अभी भी एक तरह से उन लोगों ने, सरकार ने उस स्थितियों को कंट्रोल कर रखा है, लेकिन मणिपुर की स्थितियां सामान्य भी नहीं हैं। तो वहां से उन्होंने मणिपुर से यूथ और एक तरह से देखा जाए यूथ का संतोष प्लस दूसरा जो है नारी के ऊपर, जो एक आपने देखा होगा कि वीडियो आया था जिसकी वजह से जो है नारी का शोषण वाली बात आई थी। तो नारी, 2 इशूज़ को लेकर जो है उन्होंने हाईलाइट किया और मणिपुर से नॉर्थ ईस्ट से होते हुए, असम होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए वो जो है उन्होंने 20 तारीख को जो है 20 मार्च को ये यात्रा तकरीबन आप कह सकते हैं कि 110 जिलों से होते हुए तकरीबन 6000 से ऊपर किलोमीटर्स की यात्रा करते हुए, खास तौर पर इस बार सर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार के जो ज़िले हैं यहाँ पर राहुल गांधी गए, बातचीत हुई, लंबा समय सर उन्होंने यहाँ पर गुजारा। लेकिन सर एक सवाल इन सब के इर्द गिर्द घूमता है कि राहुल गांधी जिस प्रकार से पिछले भारत जोड़ो यात्रा, जब उनकी यात्रा थी तो उन्होंने पूरा साउथ कवर किया और साउथ में उनको फायदा भी हुआ। कहीं ना कहीं कर्नाटक में उनने अच्छी खासी, तेलंगाना में भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया। लेकिन इस बार जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार ओबीसी वोट बैंक की बात कर रहे हैं, लगातार बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, गरीबी पर बात कर रहे हैं, तो क्या इस लोकसभा चुनाव में कुछ फायदा होगा इसका? देखिए, उनका जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, मैंने जैसे कहा कि दूसरा चरण है, तो पहले चरण में जो उन्हें मिलना था वो मिला और दूसरे चरण में इन लोगों ने तकरीबन 100 सीट जो है उत्तर भारत की टारगेट कर रखी है, लोकसभा सीट। इसीलिए मैंने जैसा बताया अभी कि 110 जिलों को इन्होंने कवर किया है अपनी यात्रा में। थोड़ा सा हाइब्रिड रखी है अपनी यात्रा को। पहली बार में पद यात्रा कर रहे थे, इस बार इन्होंने ज्यादातर यात्रा जो है बस से की है और अपना एक तरह से रोड शो किया है ज्यादातर। तो जिन 110 जिलों से गुजरे हैं ये, जैसे मैंने आपसे अभी बताया होते हुए, कोशिश ये है कि उन इम्पॉर्टेंट जगहों को टच किया जाए जहां पर उन्हें जो है लोकसभा में सीट्स जीतने की या उनके अलायंस पार्टनर के साथ में जीतने की संभावना दिखती हो। उसी के तहत मुंबई, जो कि मुंबई में इन्होंने जो 20 मार्च को उसका समापन किया, और उसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा कि चाहे दक्षिण के स्टालिन हो, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हो, या इवन आम आदमी पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हो, शरद पवार जी और आरजेडी के तेजस्वी, सभी लोगों ने उसमें शिरकत की, पार्टिसिपेट किया। और सभी लोगों ने एक तरह से बहुत इस अपनी एकता को लेकर और जो वर्तमान सरकार है उसके प्रोग्राम्स को लेकर जो है उसकी घेराबंदी की और सब लोगों ने एक तरह से निर्णय किया कि इस बार जो है वो मिल के लड़ेंगे और वर्तमान सरकार को जो है हराएंगे। लेकिन आपको याद होगा उसी समापन भाषण में राहुल गांधी ने एक स्पीच ऐसी दी जिसमें उन्होंने कोशिश तो की कि एक मजे हुए नेता की तरह डायरेक्ट अटैक न करते हुए, क्योंकि इसी बीच एक बयान आया है, आप देखेंगे कि उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है नेता हैं, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो कुछ हम लोग अगर डायरेक्ट हिट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, मोदी को, तो दैट बूमरैंग्स मतलब उनको अटैक करने की वजह से उसका हमला जो हमारी तरफ हो जाता है, चाहे चौकीदार चोर हो चाहे जो हो, इस तरह के मोदी का परिवार हो, मोदी का
परिवार हो अभी रिसेंटली, जी। तो जो बूम रैंक करना है, तो उनका मैसेज यही था कि हम लोग ऑपोजिशन की यूनिटी में ऑपोजिशन की जो अटैक करने की स्ट्रैटेजी है उसको इस तरह से करें कि डायरेक्ट अटैक उस तरह से ना हो जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। वही शायद एक गलती फिर से हुई, जिन्होंने जिसका अभी तक जो है चल रहा है, बयानबाजी चल रही है। उन्होंने कहा कि हम लोग शक्ति का नाम सुना होगा, शक्ति हमारे लिए, हमारे यहाँ जो है देवी पूजा से संबंधित है। शक्ति किसमें निहित है, उन्होंने जो है इनडायरेक्ट तरीके से हिंट करने की कोशिश की कि राजा की शक्ति किसमें निहित है। जी। शक्ति जो है एक तरह से सिनोनिम हो गया था दूसरे तरीके से, जिसको पार्टी ने बीजेपी ने जो है दूसरे तरीके से उसको उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि ये नारी शक्ति से रिलेटेड है, और नारी शक्ति जो हमारे यहाँ पूजनीय है, और नारी शक्ति जो महिलाएं जो हैं बीजेपी को जो है एक तरह से पुरजोर तरीके से वोट भी कर रही हैं ज़्यादातर इलेक्शंस में आप देखेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर महिलाएं को जो ग्रामीण अंचल में या लाभार्थी वर्ग मिला है, राशन की सुविधा मिल रही है, तो उससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो गरीब तबके में महिलाएं जो को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, तो उनको सुविधा हुई है। गैस चूल्हे मिले हैं तो उनको मिला है। और जो इज्जत घर जिसको कहते थे, जो टॉयलेट्स बनवाए गए, उसमें सबसे ज़्यादा जो सुविधाएं महिलाओं को मिली। तो इस तरह से एक तरह से इन्होंने जोड़ के जो है उसको हिट किया है। लेकिन ये तो एक अलग बात होगी ऑपोजिशन की, लेकिन हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर रहे थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक अच्छी बात हुई है कि इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है, यद्यपि उन्होंने बीच में ये भी बात की कि 73% ओबीसी है, ओबीसी, कास्ट सेंसस, सभी मुद्दों को लेने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन 5 चीजें जो कही है गारंटी में इंक्लूड किया है। किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय। इस तरह से इन्होंने 4 चीजें तो जो जोड़ी है, वो हिस्सेदारी न्याय एक अलग से जोड़ा है, इसको फर्दर इन्होंने 5-5 में डिवाइड किया है, जो इस तरह से लेके 25 जो है गारंटी इन्होंने बनाई है। और शायद आज मैनिफेस्टो पे डिस्कशन हो रही है। मुझे लगता है इन 25 गारंटी जो कांग्रेस पार्टी जनता को देना चाह रही है, उसका रिफ्लेक्शन जो है आपको मैनिफेस्टो में दिखेगा जी। ऐसा तो ये एक तरह से इन्होंने एक आइडियोलॉजिकल उसके तहत जो है सभी वर्गों को अपने साथ एक करने की कोशिश की है ऑपोजिशन यूनिटी के साथ। और वो एक तरह से देखा जाए कि राजनीतिक रंग में जो है अपने इन सब प्रोग्राम्स को रंग के ये लोग एक मैनिफेस्टो में उसका रिफ्लेक्शन भी दिखाएं। सर कुल मिलाकर अगर देखा जाएगा, दोनों की हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार अपने भाषणों में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मेरे लिए 4 जो वर्ग है वही लगातार वो कह रहे हैं कि मेरे लिए गरीब एक वर्ग है, मेरे लिए गरीबी हटानी है, लगातार वो वही बात कर रहे हैं। न्याय तो एक तरीके से वो इनडायरेक्टली वो तो न्याय की बात कर रहे हैं। तो 4 चीजें जो है मुझे मैंने अभी कहा ना कि इन्होंने, तो वही कांग्रेस भी कह रही है कि हमें 5, कांग्रेस ने एक और जोड़ दिया, पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश है। मोदी जी ने जब इन्होंने ऑपोजिशन ने एक तरह से साथ में मिलके ओबीसी पोल प्लैंक खेला, जो ओबीसी की जो है सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए नारा दिया, तो उसमें उन्होंने किया, तो उसका कास्ट सर्वे भी करवाया। बिहार सबसे पहले था, उसके बाद ज़्यादातर कई राज्यों में कास्ट सर्वे की बात हुई कि हम आएंगे तो कास्ट सर्वे करेंगे, जिसके जितने नंबर है उसकी उतनी भागीदारी होगी। तो इस तरह से देखा जाए आइडियोलॉजिकली आप देखेंगे तो इस तरह से फर्दर डिवीजन जो सोसाइटी में है, डिवीजन होगा ना। और जो बीजेपी का एक है, बीजेपी 2 तरीके से कर रही है। बीजेपी ने उसको तुरंत उसका ट्विस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे लिए 4 कास्ट है, किसान है, युवा है, नारी है और गरीब है, तो इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने में जैसे किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। हिस्सेदारी का क्या मतलब है? हिस्सेदारी के साथ इन्होंने एक तरह से इनडायरेक्ट तरीके से कोशिश की है कि इसके बाद जो बचता है ओबीसी सेगमेंट, उसकी संख्या के अनुसार हम कितनी हिस्सेदारी तय करेंगे। तो ये एक तरह से जो है कोशिश है कि सबको समग्र रूप से अपने साथ लिया जाए, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे कितना रिफ्लेक्ट होगा सर। लेकिन इन दोनों में चीज में मेरे को एक और बात जो बड़ा सवाल मेरे मन में आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां रैली करते हैं वो विधानसभा लोकसभा वाइज रैली करते हैं, जैसे वो अलग अलग लोकसभाओं में जाते हैं, वहां पे पर्टिकुलर उनके जो बीजेपी के कैंडिडेट, चाहे वो भावी कैंडिडेट हो या जो मैदान में उतार दिए गए हैं वो कैंडिडेट हो, उनके लिए रैली करते हैं, जाते हैं, बातचीत होती है और उसका खूब भीड़ भड़ाक होती है। राहुल गांधी जाते हैं, लेकिन वो उनका तरीका जो है बिल्कुल दूसरे तरीके का है, और उनकी जो बात होती है वो सब लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं, लेकिन उसका सीधे किसी लोकसभा पर इंपैक्ट नहीं पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। वो देखिए दोनों में आप देखेंगे फर्क की बात कर रहे हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी, जैसा मैं आपको कहूं कि 24/7 जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का काडर हो चुका है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री और शीर्ष नेतृत्व लगा हुआ है, वो लोग
वो लोग कॉर्पोरेट कल्चर की तरह जो है उस चीज को एक्सपेरिमेंट के साथ में जो है उनका संगठन जो है वो भी काम कर रहा है, प्रधानमंत्री भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस का संगठन काम जमीनी स्तर पर है नहीं, जमीनी स्तर पर न होने का ये खामियाजा भुगत रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में जब सरकार कांग्रेस की 89 के बाद से गई, लास्ट सरकार जो है नारायण दत्त तिवारी की हुआ करती थी, उस समय यूपी डिवाइडेड नहीं था उत्तराखंड में, तो उनकी सरकार जब उस समय गई, उसके बाद से कांग्रेस वहां नहीं आई, जबकि उनमें उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य खोया। उसके बाद बिहार में ये लोग आरजेडी के साथ हो गए, तो आरजेडी के साथ में फोर फ्रंट पे नहीं रहे, पीछे से आए, अभी भी पीछे से ही हैं, अभी भी पीछे से हैं। तो इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। कार्डर जो है आपका वो डिमोरलाइज होता है। या तो आप सत्ता में रहिए, सत्ता में नहीं है तो आप इतना लंबा गैप नहीं होना चाहिए। और उत्तर भारत से जो है इसी तरह से दो प्रमुख राज्यों से ये लोग बाहर होते गए, तो उसका परिणाम ये दिख रहा है कि आप जो कार्डर जो है फोर फ्रंट पे आके आपके साथ नहीं जुड़ पा रहा है। बिल्कुल सर। अब थोड़ी सी बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का अगर 2019 लोकसभा की बात करूं तो वो चौथे नंबर पर ही है। पहले नंबर पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, उसके बाद शिवसेना ने जीती, दोनों एनडीए के अलायंस में थे। तीसरे नंबर पर एनसीपी ने जीती और चौथे पर कांग्रेस थी सर। तो यहाँ भी कांग्रेस कहीं ना कहीं अगर इंडिया अलायंस में है तो वो दूसरे नंबर पे ही है ना सर। पहले तो एनसीपी मानी जाएगी क्योंकि जिसकी ज्यादा सीटें हैं वही माना जाएगा। देखिए इस समय आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा फिलहाल है नहीं। अगर लीडरशिप के रोल को लेकर देखें तो शरद पवार जी जो है एनसीपी के सुप्रीमो हैं, वो इस समय टॉलेस्ट लीडर हैं उम्र के हिसाब से, वो अनुभव के हिसाब से। उनको उनकी लीडरशिप को जो पूरे देश में जो है अपोजिशन ब्लॉक में सब लोग उनको बड़ा नेता मानते हैं और उनकी लीडरशिप से किसी को वो परहेज भी नहीं है। तो उस स्थिति में देखा जाए तो एनसीपी का एक अपर हैंड दिखता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप 18 के तकरीबन जो शिवसेना जीती थी बीजेपी अलायंस में और मेजॉरिटी सीट्स बीजेपी जीती थी, तो दोनों को एक दूसरे के जो वोट ट्रांसफर तो हुए थे, तभी भी शिवसेना 18 जीत पाई थी। और उस समय आप देखेंगे कि 2019 में लोग साथ में लड़े थे, तो बीजेपी जो है वैसे ही हिंदुत्व के मुद्दे पर बिल्कुल जो कोर इशू था, हिंदुत्व था ना, उस कोर इशू को छोड़कर शिवसेना अब अगर सेकुलर अलायंस की तरफ बढ़ती है तो ऐसा नहीं है। उसी का खामियाजा हुआ कि एकनाथ शिंदे जो है उनसे टूटे, एकनाथ शिंदे टूटे और पवार साहब की भी पार्टी जो है अब स्प्लिट हो गई। उनके भतीजे ही उसको तोड़ लिया। मेजॉरिटी जो है एमएलएज लेके चले गए, ज्यादातर मेंबर्स उनके पास में, क्योंकि ये सत्य है। पवार साहब की 80+ उम्र है, तो उनका युग जो है एक तरह से देखा जाए तो अंत हो रहा है उनके युग का। और जो नई जो लीडरशिप है वो नए लोगों के साथ मिल जाएगी। ये एक नेचुरल वे है, नेचुरल प्रोसेस है। तो उस तरीके से देखा जाए तो उनके हाथ से भी खिसक रहा है। ठीक है, सम्मान की वजह से लोग उनको सम्मान दे रहे हैं कि तो राज ठाकरे को सीटें मिलेंगी सर इस बार? राज ठाकरे को जरूर सीट मिलेगी। महाराष्ट्र निर्माण सेना जो कि अकेले लड़ती थी तो कोई प्रभाव नहीं था, बीजेपी के साथ लेकिन बीजेपी के साथ आने का, जैसे कल शाम को उनकी मुलाकात हुई, आज वो फिर से मिले हैं, तो उनकी पार्टी की डिमांड है कि इनको 3 सीट दिया जाए। उनकी पार्टी का डिमांड है कि साउथ मुंबई में शिरडी और नासिक 3 सीट पे डिमांड है, एमएनएस की जो है डिमांड है। लेकिन लोग कह रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 1 सीट साउथ मुंबई जो है उनको मिल सकती है, जहां पर वो प्रभावी हैं, हो सकता है वो लड़ें। क्योंकि इस बार अजीत पवार के एनसीपी को भी सीटें देनी है बीजेपी ने, और इसके अलावा शिंदे गुट को भी सीटें देनी है। फिर राज ठाकरे भी आ गए हैं, तो 4 महाराष्ट्र में 48 सीट्स हैं लोकसभा की, और 48 सीट्स होने का उत्तर प्रदेश के बाद में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा राज्य है जहां से इतनी सीट आती है। उसके बाद बिहार, वेस्ट बंगाल और बिहार आते हैं। तो वहां से इतनी सीट होने का मतलब है कि जो ये लोग चाहते हैं कि एनसीपी के साथ में, एकनाथ शिंदे के साथ में और इनके साथ में एमएनएस के साथ में मिलके, ये देखा जाए तो मराठी वोट जो है 3 लोगों के पास में है, उनका प्रभुत्व बना हुआ है। जो प्रो हिंदू वोट थे वो शिवसेना के साथ में डिवाइड होकर एकनाथ के पास में आ गए, और उसके साथ में जो मराठा वोट जो है एनसीपी के भी पास में है। तो ये मराठा वोट ये सब मिला के जो है बीजेपी कोई उसमें स्प्लिट नहीं चाहती है। स्प्लिट न होने देने की वजह से ये लोग चाह रहे हैं कि सभी को मिला के लड़ा जाए। उसमें हो सकता है बीजेपी 2-1 सीट पे समझौता भी करे, लेकिन वो उन लोग, जैसा कि बाकी राज्यों में उन्होंने फुल प्रूफ अरेंजमेंट किया हुआ है, वो फिलहाल तो सीट्स खिसकने नहीं देंगे अपने पास में, ऐसा तो ये जरूरी भी है सर बीजेपी के लिए। जिस तरीके से बीजेपी ने अपना टारगेट इस बार सेट किया है 400+ सीटों का, अगर महाराष्ट्र की सीटों में थोड़ा सा ऊंच नीच होती तो ये दिक्कत वाली बात आई बीजेपी के लिए। नहीं, ऊंच नीच तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति है, और ऐसे भी खैर इलेक्शन तो
के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि जनमानस किस तरह से प्रभावित होगा। जनमानस कांग्रेस जिस तरह से कर रही है, प्रयास कर रही है, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे उनके पास में काडर नहीं है, लेकिन जिस जोश के साथ में राहुल गांधी जिस टैंजेंट पे आके, जिस स्थिति में आके वो अकेले दम पे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, ये प्रशंसनीय है, इसमें कोई बात नहीं है, ये दो राय नहीं है। और जिस दिलेरी के साथ में वो लगे हुए हैं, ये सब सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन राजनीति में ये सब जो है परकुलेट नहीं होता, ट्रिकल डाउन नहीं होता नीचे की तरफ, ग्रास रूट लेवल पे। ग्रास रूट लेवल पे वही कॉम्बिनेशन काम आता है जो कास्ट बेस का है और जो माइनॉरिटी है उसके साथ में जो ये सब जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये जो अरिथमेटिक जो है, ये एक केमिस्ट्री बनती है जो वोटर्स के साथ में, वो उस केमिस्ट्री को कितना वो अपने फेवर में कर पाते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। सर, इसमें ये चीजें हो जाती है कि जैसे राहुल गांधी जिस प्रकार से अभी सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर माने जाते हैं, उनके वीडियोस बहुत उनको अच्छी रैंकिंग इस बार दी जा रही है, लगातार बोला यार कि सोशल में पॉपुलर हैं। तो ये कन्हैया कुमार वाली, मुझे थोड़ा सा जब कन्हैया चुनाव लड़े थे सर, वो दौर याद आता है। कन्हैया भी बहुत पॉपुलर थे, लेकिन जब चुनावी मैदान में आए तो वहां पर वो, देखिए राजनीति में बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया कितने लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया तो पूरा देश देख रहा है, वो दुनिया देख रही है सर, दुनिया देख रही, लेकिन सोशल मीडिया जो है रियल रिफ्लेक्शन नहीं है मासेज का ना। हमारे यहाँ अभी भी बहुत लोग हैं जो कि सोशल मीडिया से दूर हैं, लेकिन वो वोट करते हैं। वोट एक समझदारी का डिसीजन माना जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि वोटर जो भी है, चाहे किसी भी कम्युनिटी का, कम पढ़ा लिखा भी, लेकिन उसमें इतनी समझदारी आ गई है जब से खासकर जो ये सरकार आई है, मोदी सरकार, उन्होंने जब से लाभार्थी वर्ग पैदा कर दिया लोगों को ग्रास रूट लेवल पे, इसीलिए शायद वो और लोगों की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने एक मेजर चंक बना रखा है जिसको हम लोगों ने खुश कर रखा है, ये हमारे पास से अभी नहीं खिसक रहा है, तो उसको लाभान्वित करते रहिए। और बाकी चीज़ें जो है ऊपर की तरफ जो है हम लोग अलायंस और ये सब काउंटर अलायंसेज जो है, जो जातिगत समीकरण ये सब जो बनते रहते हैं, वो जो है ये नीचे का लाभार्थी वर्ग जातिगत समीकरण से थोड़ा सा अलग है। इसमें आप देखेंगे कि माइनॉरिटी का भी जो गरीब है, जो चौथा सेगमेंट, आप गरीबी की बात करते हैं, गरीब में ऊंच नीच नहीं होता है, जाति नहीं चलती है। अगर ब्राह्मण गरीब है और दलित गरीब है तो दोनों तकरीबन बराबर आते हैं। बिल्कुल सही बात। तो वो सामाजिक स्थिति एक जैसी होती है। तो ऐसे में जो उनकी सोच का तरीका भी मोर और लेस जो है, अगर वोटिंग पैटर्न की बात करें तो एक ही तरफ गिरता है, तो वो जो जिससे लाभान्वित हैं उसी को फेवर करेंगे। बिल्कुल जी। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा जो हमारी थी वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से शुरू हुई और फिर हम लोग महाराष्ट्र पे आए। अब देखना है कि न्याय यात्रा खत्म हो चुकी है, लेकिन इसका कितना इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव में पड़ता है ये बेहद जरूरी होगा सर, दिलचस्प होगा देखना कि क्या इस बार उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र या अन्य प्रदेशों में कांग्रेस की सीटों पर इजाफा होता है या नहीं होता है। लगातार नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल लगातार 2 यात्राएं राहुल गांधी ने कंप्लीट कर ली हैं, तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आज की चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर आप जरूर बताएं और देखते रहिए India.com।